नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। जी हाँ, आज हम आपके लिए पहला एपिसोड लेकर के आए हैं ग्राउंड जीरो का। और आज हमारे साथ इस पहले एपिसोड में जो खास मेहमान हैं, मैं आपको बता दूं, आप हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। मैम, सबसे पहला सवाल, जो कि मुरादाबाद शहर की बात करें या मुरादाबाद देहात की बात करें, जो मैंने सर्वे में देखा कि यहाँ की सड़कों का हाल बहुत लोग प्रभावित हैं सड़कों से। और फिर मैंने आपका एक पुराना वीडियो देखा, उसमें आप जब शपथ लेके जब आप आए तो आपने प्रायोरिटी में ये चीज़ बोली कि सड़क जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इस पर बहुत काम करूँगी। कितना काम अब तक हुआ और क्या कुछ बाकी है, क्या है ये वजह? देखिए, पहले अगर हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें कि सड़कें क्यों खराब हैं उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पिछले 25 सालों से जो एक राजनीतिक डामाडोल स्थिति रही कि पहले एक आए उन्होंने लूटा, फिर दूसरे आए उन्होंने लूटा। 25 साल से प्रदेश में यही चल रहा था कि कभी सपा कभी बसपा, गुंडों की राजनीति थी। गुंडों को विकास से, सड़क से कोई मतलब नहीं। अपने अपने फार्म हाउस के आगे की उन्होंने सड़कें बनवाई हुई थी। पश्चिम में आप देखें तो जितना बड़ा फार्म हाउस, जितना बड़ा नेता हो उतना बड़ा फार्म हाउस, उतनी बड़ी बड़ी सड़कें। लेकिन आम जनता के लिए ना तो गांव में सड़क थी, ना गांव के बाहर सड़क थी, ना रोजगार के लिए सड़क थी, ना ही कॉलेज के लिए सड़क थी। सड़कों का बहुत बुरा हाल था। खासतौर से जब मैं पिछले साल अप्रैल में अपना चुनाव लड़ने गई थी, तब मैंने देखा कि गांव की सड़कें कितनी जर्जर हालत में थी, कितनी मिट्टी, कितनी धूल, कितना बुरा हाल था। तो नेचुरली मेरा सबसे पहला यही रहा कि मैं सड़कें बनवाऊंगी, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जब तक सड़क अच्छी नहीं होती विकास आएगा कहाँ? किस चीज़ पे चल के आएगा? विकास हवा में नहीं आता, विकास सड़कों पे चल के आता है। तो अब हमने जिला पंचायत में हमारा जो ग्रांट आया था, हमारी 2 कार्य योजनाएं अब तक लग चुकी हैं। 2 कार्य योजनाओं की सड़कें हमारी लग चुकी हैं। लगभग हमने पिछले साल और इस साल मिला के हमने 25 करोड़ की सड़कें अब तक मुरादाबाद में जाल बिछाया है। 25 करोड़ की सड़कों का, जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, एक दूसरे गाँव से जोड़ने की सड़कें हैं। एक सड़क का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। वहीं पे कि वार्ड स्थित जो मेरा क्षेत्र पड़ता था, उसमें जब मैं गई, क्योंकि उन सड़कों में मैं चली, तो उन सड़कों का हाल मुझे खुद पता था। देखा उन सड़कों पे मैं पैदल चली गई। संदलपुर से लेकर मुड़िया जैन तक लगभग 20 गाँव करते थे, एक भी ज्वाइनिंग के लिए सड़क नहीं थी। मिट्टी मिट्टी, कच्ची मिट्टी का रास्ता था। हमने अपनी पहली कार्य योजना में सबसे पहला कार्य उस सड़क का किया। 2 किलोमीटर की हमने सड़क, काली सड़क बनाई। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस क्षेत्र में जब जाती हूँ तो लोग अपने घरों से निकल के, जिन लोगों के आगे मैं पहले वोट के लिए हाथ जोड़ने गई थी, वो अपने घरों से निकल के मुझसे कहते हैं कि बेटा तुमने हमारा एक बहुत बड़ा काम कर दिया, कि सड़क के आने से हमें बहुत फायदा हुआ है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ डॉक्टर भी हैं और सरकारी अस्पतालों का आलम आप बहुत बेहतर से समझते हैं, और सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। मैं आपसे जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं, एज ए डॉक्टर मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने व्यक्तिगत तौर पे कई बार रियलाइज़ किया अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में खास तौर पे, कि अमूमन जो चर्चा होती है सरकारी अस्पतालों की, जब भी चर्चा होगी तो ये कहा जाएगा कि साहब यहाँ पे ये नहीं है, ये मशीन नहीं है, वो बेड नहीं है, वो बेड लग नहीं, या नेता ये कहते हैं कि हमने लगवा दिया, या जनता कहती है साहब ये दिक्कत है। लेकिन जो मूलभूत जो एक बहुत बड़ा विषय है, वो आम तबका, एक गरीब मरीज और उसका तीमारदार जब अस्पताल जाता है, तो वो व्यवहार जो होता है डॉक्टर्स का और जो वहाँ के सरकारी जो एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है, उनका जो बिहेवियर होता है, उस पर कोई आज तक सोचा ही नहीं। बहुत नेगेटिव होता है उनका, पता नहीं वो कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हैं। तिवारी जी, मैं एक छोटा परिचय अपना आपको देती हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर की बेटी हूँ। जी। मेरे फादर खुद PMS सर्विसेज में थे, मैं PMS सर्विसेज को मैंने बचपन से देखा। मैंने ये देखा कि एक डॉक्टर का मान सम्मान है, और डॉक्टर बहुत अच्छे से मरीज थे। ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में आज से 25-30 साल पहले आप जाइए तो सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधाएं थी, जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई थी, लेकिन डॉक्टर अपने कर्तव्य के प्रति पहले भी आज भी डॉक्टर
हमें लगता है कि डॉक्टर बहुत तेज है, बहुत वो है। डॉक्टर एक बहुत सीधा इंसान होता है, क्योंकि वो 18 साल की उम्र से लेके 28-30 साल की उम्र तक तो वो किताबों में ही रहता है। वो बहुत सोसाइटी में लड़ने झगड़ने वाला इंसान नहीं होता, बहुत बदतमीज नहीं होता है डॉक्टर। डॉक्टर अपने आप में एक बहुत सरल और एक बहुत स्वभावशील व्यक्ति होता है, क्योंकि हमें मरीजों सौम्य स्वभाव होता है, सौम्य स्वभाव से बात करना बिल्कुल। शुरू से सिखाया जाता है। पिछले 25-30 सालों में अगर आपने ये देखा हो, जब नियुक्तियां होती थी, जो मेरिट की नियुक्तियां होती थी वो तो फट जाती थी, और फिर कहीं किसी के घर से एक पर्ची आती थी, उस पर लिखा होता था, जातिगत पर्ची आती थी कि भाई ये नियुक्ति है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं, और डॉक्टरों के साथ बहुत मिसबिहेव हुआ, नेताओं ने बहुत गलत तरीके से मिसबिहेव की तरह से पता बच्चा कि नेताओं की जो गुंडागर्दी होती थी, डॉक्टर एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके साथ जो बदतमीजियाँ होती थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अपने आप को सरकारी सेवाओं से दूर करता चला गया। आज अगर आप देखें, जैसे हम मुरादाबाद की बात करें, तो मुरादाबाद में लगभग 80 सरकारी डॉक्टर्स की जरूरत है। मेन जो हमारा दीनदयाल हॉस्पिटल है उसमें, लेकिन हमारे पास मुश्किल से 30 डॉक्टर्स हैं, हम अंडर स्टाफ हैं। और ये सिर्फ जिला मुरादाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के सभी जिलों का यही हाल है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये मेरिट पे ना होना लिस्ट का, दुर्व्यवहार नेताओं का, उस वजह से डॉक्टर्स ने सरकारी जॉब पकड़ने बंद कर दी। सरकारी डॉक्टर बनने बंद हो गए, बहुत कम हो गए। वेतन तो बढ़ा है, लेकिन डॉक्टर कम, तो लोड बढ़ता है, तो जरूरत है कि व्यवहार में उतनी महत्वता नहीं आ पाती जितनी होनी चाहिए। और मैम अगला सवाल जो है वो, कि आप महिला स्वयं हैं, और महिलाओं के वर्तमान हालात के विषय में अगर बात की जाए, मैं मानता हूं कि पहले से काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, हर स्थान पे महिला अपना एक दबदबा बना रही है, लेकिन अभी भी गांव देहात में, तो कहता शहर की भी कुछ महिलाएं ऐसे उनको देखने को मिलता है, अपेक्षाएं अभी भी उनको बहुत ज़्यादा है, और उतना उनको समाज से या परिवार से, या मतलब जो एक वो आत्मिक इच्छाएं हैं उनकी, अब वो जो करना चाह रहे हैं वो शायद अभी भी, मुझे लगता है शायद आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। आपको क्या लगता है वजह क्या है, और इसमें सुधार की कैसे सुधार हो सकता है? देखिए, वजह जो है, देखो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, खासतौर पे मार्च का महीना चल रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री में ही जाएंगे, तो ना हिस्ट्री इज अ बिग फीचर, हर चीज़ इतिहास से आप सीखते हो। तो हिस्ट्री में आप देखें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इंस्पिरेशन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महिलाओं ने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल, जब आवाज़ उठाई तो उन्हें इस पुरुष प्रधान समाज ने एक दिन दे दिया 365 में से कि जी ये दिन आपका। तो महिलाओं ने आवाज़ तो उठाई थी 365 दिनों की समानता के लिए, लेकिन दे दिया गया उन्हें एक दिन पूजने के लिए। मेरी राय में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में देखी है, एक दिन पूजने का मिल गया, बाकी 364 दिन दबाने का। समाज में सुधार समाज के ही थ्रू होता है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ समाज से कि सुधर जाओ तो सुधर जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग शौचालय योजना को लेकर शहादत अभियान के लिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि हमें स्वच्छता मिशन करना है, तो शुरू में सबको लगा था ये क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम 8 साल बाद भारत की स्थिति में हमने स्वच्छता देखी है। यही बात महिला सशक्तिकरण की है। डिबेट और चर्चा अपनी जगह है, उसका अपना एक रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समाज में महिलाओं के लिए सुगमता हुई है। हमारी जितनी योगी जी की एंटी रेनिंग स्क्वाड आया, उसकी वजह से बच्चियों को विद्यालय जाने में आसानी होने लगी। एक ऐसी समस्या है जिससे मुझे लगता है रोजाना आपको 2-4 होना होता है, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, कभी अस्पताल, कभी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ट्रैफिक, मुरादाबाद शहर हो या देहात हो, मतलब समय तो लगना ही लगना है। कुछ और भी जिलों में मैं गया यूपी के, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस मैं देखता हूँ कि वो एक होमगार्ड, एक सिपाही चौराहे पे खड़े होकर के वो उसने फोटो खींचा, पीछे गया, उसने 500-100 रुपए दिए, वो पूरा टाइम, पूरा ड्यूटी उसी में ही दिखा रहा है। बाकी जो जाम लगा है, जो चौराहे पे जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो खड़े हैं, उनको मतलब ही नहीं है।
इस पे कभी आपको लगता है कुछ होना चाहिए? इस पे आपको मैं थोड़ा यहाँ पे जानकारी दूंगी कि ऑलरेडी मुरादाबाद में रिंग रोड प्रस्तावित है। मुरादाबाद चूंकि स्मार्ट सिटी परियोजना में आ चुका है, तो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सबसे पहले ये फंक्शनैलिटी होती है रिंग रोड। तो रिंग रोड हमारी ये जो काशीपुर वाली रोड है, दिल्ली रोड है और इधर इंदौर से संबल मार्ग है, इन सबको जोड़ती हुई, कांट रोड को जोड़ती हुई पूरी एक रिंग रोड ऑलरेडी प्रस्तावित है, उस पर कार्य चल रहा है। और जब रिंग रोड बन जाएगी तो बहुत सारा तो एक ट्रैफिक जो है वो बाईपास हो जाएगा, खासतौर से हैवी व्हीकल्स का जो ट्रैफिक है वो बाईपास होगा, वो शहर के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी, एंट्री नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पर ये ट्रैफिक जो पुलिस है, जो अधिकारी, इनको तो संचालन तो इन्हीं को करना है, तो इनके मतलब ये ऐसा करते भी रहते हैं और इसमें कोई मतलब गौर ही नहीं करता, ऐसा क्यों? देखिए अब आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, इतनी जल्दी ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर से ले रहे होंगे, कंडक्टर को नहीं, मैम दुकानें सेट है, जो बगल की जो गुमटी होती है ना पान वाली, कहते जाओ वहाँ पे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एसपी ट्रैफिक से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। आप एक जिम्मेदार नागरिक और एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए इस अज्ञान में मैंने आपके इसलिए कि मतलब ये कुछ ऐसे मूलभूत विषय है कि अब हमारे यहाँ मुरादाबाद में 2-3 गोल चक्कर हैं जी। अब से 3 साल 4 साल पहले तक भी मैं देखती थी कि गोल चक्कर का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लोग जिसका जहां मन होता था वहां मोड़ लेते थे। फिर हमारे एक एसएसपी साहब आए, अमित पाठक जी, उन्होंने मुरादाबाद को गोल घूमना सिखा दिया। लोग कहते हैं कि जो हेलमेट लगा के जो लोग कैसे चला जाता है, वो गोल चक्कर सिखा दिया। खासतौर से महाराणा प्रताप वाला जो गोल चक्कर है, बिल्कुल वो गोल चक्कर अमित पाठक जी ने मुरादाबाद वालों को गोल गोल घूमना सिखा दिया कि कैसे गोल घूम, हेलमेट लगा दिया सर, हेलमेट लगा दिया सबके सर पे। अब कुछ बात नेताओं की कर लेते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों की। आखिरी दूसरा सवाल है मेरा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 3 जो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उतना महत्व नहीं है, ना वहाँ देती नहीं, बयानबाजी की बता रहा हूँ मैं, वैसे तो नहीं रही, बस जो बयानबाजी लगा, जिससे भी राहुल गांधी वाला ही चल रहा है प्रकरण। मैं ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, आप विरोधी हो, विपक्षी हो, हमारी राजनीतिक विचार अलग है, आपके अलग है, सब बात सही है, लेकिन ये चीज पहले नहीं थी जो अब हो रही कि लोग मर्यादा का उल्लंघन करना शुरू, मतलब आप कुछ भी बोल दोगे आप किसी को, अगर विपक्षी पार्टी, आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप चुन के आए हो जनता के बीच से, आप देखिए चाहे वो नगर निगम का सदन हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपका संसद हो, सब जगह वही। और अब तो मीडिया के सामने भी मतलब कोई हिचकते नहीं है, मतलब कहने का कि पॉजिटिविटी खत्म करके बिल्कुल नकारात्मकता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। नहीं, मैं ये बीजेपी की तरफ से भी कुछ चीजें ऐसी कभी कभी देखने को मिलती है। मैं आपको नहीं, ये खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी में सब साधु हैं, मैं ये कभी नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी में सब साधु हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी में एक अनुशासन है, एक प्रोटोकॉल है। मैं कहने को जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, पद पे, लेकिन अगर मेरी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता या जो वरिष्ठ हमारे हैं वो आते हैं तो मैं उनके लिए स्थान छोड़ती हूँ। ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं। ये हर परिवार में 1-2 नालायक तो होते हैं, लेकिन नालायकों के परिवार की बात अलग होती है। वहाँ लायक एक आध होते हैं, वो जो लायक थे वो हमारे पास आ गई है पढ़ना जी, है ना। देखिए सीधी बात है, ये संस्कार होते हैं जिन्होंने अपने पिता का सम्मान किया, जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। कैसे आप मन से माफ कर दो तो कर दो, लेकिन मैं एक सीधी बात ये कहती हूँ कि जिस दिन राहुल गांधी जी के पिता हमारे राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन 11 और परिवारों ने अपने चिराग खोए। तो ये एकल अधिकार देना कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने माफ कर दिया तो माफ हो गए, क्या बाकी 11 परिवारों से किसी ने पूछा कि तुम माफ करोगे? ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को एक स्तर दिया गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली, एक उन्हें बहुत बड़ा मौका मिला कि वो एक बहुत बड़े लोकतंत्र की आवाज बन सके। और उन्होंने क्या करा, उस लोकतंत्र की जाके ऑक्सफोर्ड में उसकी धज्जियां उड़ा दी, लंदन में जाके उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या ऐसे किया जाए? एक बहुत पुराना कोट है, कोट तो फिर स्टैनली का है कि
विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो आप पावर को नहीं समझेंगे, आप उस पावर के घमंड में आके उस पावर को तो खो देंगे, साथ में आपका जो मान सम्मान है वो भी खो देंगे। आज जो गांधी परिवार या कांग्रेस सींच रही है वो है जो उन्होंने बोया था। किसी को गाली देना, सदन हमारे अटल जी के टाइम से सबके टाइम के रहे हैं, सदन एक खुशनुमा माहौल के साथ मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा हमेशा रखनी बिल्कुल चाहिए। देखिए, जब तक हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपने सदन में भी इस बात को कहती हूँ कि जब तक हम चुनाव लड़ रहे हैं तब तक हम भाजपा हैं, तब तक आप सपा हैं, आप कांग्रेस। लेकिन जब हम सदन में बैठे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार, हम भारत की सरकार है, हम जिला पंचायत मुरादाबाद की सरकार है। आप सदन के अंदर जब पार्टीबाजी लेके आते हो तो सदन की मर्यादा आप वही पहली सीढ़ी पे खो के आते हो। और जब आप मर्यादा खो दी आपने तो फिर आपकी जुबान पे क्या मर्यादा है? बिल्कुल, और बड़ा प्रभाव पड़ता है आम जनमानस के बीच में भी। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, देखिए आप किसी सम्राट परिवार में चले जाइए, लोग गाली नहीं देते, ऐसा नहीं उन्हें गाली आती नहीं, वो देते, वो निकलती ही नहीं है उनसे, वो उनके मुंह से इसलिए नहीं निकलती क्योंकि हमें शुरू से बात सिखाई जाती है कि अगर मैं आपको गाली दे रही हूँ, कीचड़ में पत्थर मारूंगी तो चीजें मेरे ऊपर। अगर मैं कोई गाली दे रही हूँ तो सुनने वाले ये भी कहेंगे कि लो देखो ये इतने बड़े बच्चे होते हैं, इनको ये गाली कभी भी, ये आपके संस्कार है। और अगर आप किसी की भी साथ बेइज्जती करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उससे बड़े हो जाएंगे किसी की बेइज्जती करके, आप अपना स्तर को उससे भी 10 गुना नीचे ले जाएंगे। बिल्कुल, कुल मिला करके जो बड़े जो भी जनप्रतिनिधि सीनियर हैं उनको इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल मैम है आपसे कि आपका अब तक का जो किरदार रहा आपके क्षेत्र के लिए, जिला पंचायत के लिए, आने वाला जो आपका समय बचा है, क्या कुछ नई प्लानिंग है? और डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान अपने जिला पंचायत क्षेत्र के लिए कुछ नया ऐसा क्या करने जा रही जो अब तक नहीं हुआ? प्लीज कैमरे के सामने देखिए। मैंने 2 साल लगभग मुझे अब होने वाले हैं, जुलाई में मेरे 2 साल हो जाएंगे। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था आज जिला पंचायत अध्यक्ष, तो एक बहुत कॉमन समस्या हमने देखी कि जिला पंचायत की भूमि बहुत ज़्यादा अधिग्रहित कर ली थी, अतिक्रमण कर लिया गया था। पिछले 1.5 पौने 2 साल में हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी पेपर में भी हमारी आई है। हमने जिला पंचायत की काफ़ी ज़मीन, लगभग 3 एकड़ की एक ज़मीन हमने छुड़वाई है हाईवे के साइड में भूमाफिया के शिकंजे से। हमने एक अवैध निर्माण भी ध्वस्त करा, बुलडोज़र बाबा की मदद हमने भी ली, और हमने लगभग अपनी 650 स्क्वायर फीट की जगह हमने वहाँ पे वो करी। इसके अलावा जिला पंचायत परिसर जो है, परिसर में कार्यालय में भी काफ़ी सारे खराब हमारे स्टोर वगैरह, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो उनको ध्वस्तीकरण करके हमने ज़मीनें खाली करवाई। लेकिन बात वही है, मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर मैं ये खाली ज़मीनें छोड़ के चले जाऊँगी तो इन पर पुनः लोग कब्जा कर लेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि हम जिला पंचायत की आय बढ़ाएं। जिला पंचायत जब तक सिर्फ स्टेट ग्रांट और सेंट्रल ग्रांट पे रहेगा तब तक जिला पंचायत सीमित रहेगा। हमारी सबसे पहली ये है कि हम जिला निधि बढ़ाएं, स्वनिधि बढ़ाएं। तो हम इन सारे लैंड पे हम PPP मॉडल के साथ में, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, और PPP मॉडल पे हम मार्केट्स, रेस्ट हाउस, वेयर हाउस, बैंक्वेट हॉल्स, ये सब चीज़ें हम डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। जब ये चीज़ें बनेंगी तो ऑब्वियसली इनकी इनकम से जिला पंचायत की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम जिला पंचायत की बढ़ेगी तो हम कई जगह अपने खुद के प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। हमें हर प्रोजेक्ट के लिए स्टेट का या सेंटर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि जब हमें फंड आएगा तभी हम कर सकते हैं। जितने हम आत्मनिर्भर होंगे उतना हम सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान जी जो बता रही थी अब तक का उनका क्या कार्य करने का तरीका रहा और कितना उनको सफलता मिली, जो भी उन्होंने समस्याएं जैसे बताई, सड़क की बहुत बड़ी एक समस्या थी उनके क्षेत्र में, अभी लगातार बोला ना कि आगाज उन्होंने कर दिया है, अभी अंजाम बाकी है। देखना ये होगा कि ये आगाज
किस अंजाम तक जाता है, उसके लिए फिलहाल हमको रुकना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, और जाते जाते आप सबसे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, महक कम ना हो कभी भी देशभक्ति की, देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।